जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। बुक है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, 2020 का एडिशन है। और इसमें आज हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा भारत की राष्ट्रीय आय। तो प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखो, ऐसे प्रश्न में या तो आपके ऑप्शन में ये होगा ऑप्शन कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो ऐसा ऑप्शन आएगा। या नहीं तो फिर कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। याद रखिएगा, यहाँ पे व्यापार क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र क्या आता है, प्राथमिक सेक्टर में, और बैंकिंग आता है आपका तृतीय सेक्टर में। आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, विनिर्माण क्षेत्र। कुछ मैंने पार्ट 1 में समझा दिया था, इसलिए यहाँ पे जो समझा दिए थे उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे आगे प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। मीन सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का। ये क्या होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। उद्योग क्षेत्र हमारा होता है सेकेंडरी, मीन्स द्वितीय क्षेत्र। और कृषि क्या होता है, प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, बी, सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। समझो एक चीज, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में, उसके जीडीपी में अगर कृषि का योगदान कम हो रहा है, इसका मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो हर देश चाहता है कि अपने योजना में कृषि का जो योगदान हो वो कम हो। तो हमारे देश में योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है, घटा है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या है, घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, टर्सरी क्षेत्र, मीन्स सेवा क्षेत्र, सेवा, ऑप्शन डी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगा तो तृतीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। नियोजन के आरंभ में, जैसे कि 1950-51 में आरंभ हुआ था, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 55.11%, यह था प्राथमिक में। द्वितीयक में 13.34% और तृतीयक में 29.55% योगदान था। 14-15 का आपसे पूछा जा रहा है, पर ये 2021 में जब जनगणना होगा तो फिर से एक नया आ जाएगा। पर आपको ये डाटा भी क्या करेगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, इसको भी याद रख सकते हो। प्राइमरी सेक्टर में अब कितना है, 17.5। अगर वर्तमान की बात करें तो आप इसको 15.2 याद रख सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं 15.2, ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पे 17.5 लिखा है, इसको 15 पे ले आना। ये जो 31.8 है, ये आपका 27 कुछ समथिंग है, और ये बढ़ा दो कंपेरिजन में, तो टर्सरी सेक्टर अधिक है 50.7, यह है 31.8 और यह है 17.5। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए बनेगा। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई 1950 में। 1950 ये जीडीपी को कैलकुलेट करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका स्थापना कब हुआ, 1951 में। 1951, रिपीट कर लो, एनएसएस का स्थापना 1950 और सीएसओ का स्थापना 1951। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन लागत पर नवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सीएसओ, जिसका स्थापना 1951 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा। गोवा का पर कैपिटा इनकम क्या है, सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है, बिहार।
सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसका है? बिहार का। और सबसे अधिक किसका है? गोवा का। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किनके द्वारा? ये मेनली किया गया था दादा भाई नेरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना की विधि और आय विधि दोनों। आंसर क्या है यहाँ पे? सी, उपरोक्त सभी सही है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। आपको लग रहा होगा हिंदू वृद्धि है तो ये क्या होगा? पॉलिटी से संबंधित होगा या फिर धर्म से संबंधित होगा। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय इनकम से संबंधित है। इसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ, एग्जाम में बहुत गलती होता है, ठीक ना। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। इसको नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न, ये एलडीसी में। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालोनबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालोनबिस। हमारा जो पंचवर्षीय योजना होता है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडलकार भी यही थे, पीसी महालोनबिस, याद रखना। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था किसने? नेरोजी, मीन्स दादा भाई नेरोजी और सिराज ने, दादा भाई नेरोजी और सिराज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? तो परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला, मतलब इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों के आधार पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू तथा स्थिर मूल्य दोनों के आधार पर किया जाता है। आंसर बनेगा अपना सी, उपयुक्त दोनों सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? कौन से आधार पर? तो 2004-05 के आधार पर किया जा रहा है। मीन्स नेशनल इनकम कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, ऐसा। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई इसमें से कौन सी आती है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का विस्तार, अमौद्रिक क्षेत्र का विस्तार। इंडिया में क्या है, बैंकिंग से क्या है, हम लोग बहुत दूर है, मतलब जितना पैसा अकाउंट में रखते हैं उससे अधिक पैसा घर में रखते हैं। तो ये अमौद्रिक क्षेत्र का विस्तार मौद्रिक क्षेत्र में आता है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। दूसरे कंट्री में क्या होता है कि अगर मीन्स जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट घटेगा बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ये आया था, नोटबंदी हुआ था, तो उस टाइम भी क्या हुआ था, दूसरा कंट्री जैसे वेनेजुएला में हुआ था तो काफ़ी बर्बाद हो गया था वो देश। इंडिया में कुछ नहीं हुआ क्योंकि लोगों के पास चेंज पैसा या कुछ ऐसा बहुत था, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। चलो आगे प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी सामान्य, फिर से रिपीट करते हैं इसको, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो यहाँ पे पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों में कमी, ये नहीं आता है। जबकि क्या सब आता है? सहसंयोग की प्रचुरता, निर्यात उत्पादन में कमी और अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता, ये सब समस्या आता है, ठीक ना। आंसर हमारा यहाँ पे ए है, ये समस्या नहीं आता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किनके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय आय का आकलन, ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन का पलायन पुस्तक में मीन्स इसका वर्णन किया है। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का 50% से अधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? प्राथमिक सेक्टर का। प्राथमिक सेक्टर का 2003-04 की माने तो ये कितना था? 17.5%। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1951। बार बार बोलता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक मापयुक्त क्या होता है? ये होता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP। GDP में वृद्धि, जैसे देखो इसको समझो, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि GDP में वृद्धि क्या होता है, इसको मतलब ये होता क्या है? जैसे किसी देश का इनकम जो है 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया हुआ 2019 में। 2019 में इनकम है 100 रुपया। 2020 में ये इनकम कितना हो गया? 105। तो कितना का परसेंटेज मार्केट जीडी देखने को मिला? 5% का। तो यही होता है हमारा GDP। इंक्रीज कितना हुआ? 5% का इंक्रीज, यही होता है। अब GDP क्या होता है तो उसका अलग अलग परिभाषा है। एक परिभाषा बताता हूँ, किसी भी देश के अंतर मतलब अंतर किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी व्यापार किया गया, उससे जो कमोडिटी मीन्स उससे जो पैसा जनरेट हुआ उसको हम कहेंगे उसका GDP, उसको GDP में जोड़ दिया जाता है। और फिर उसके अंतर्गत क्या होता है, हमने कुछ सामान को बेच दिया, कुछ सामान को खरीद लिया, उसको कहा जाता है NNP। ये जो NNP है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये आगे के एक्सरसाइज में दिया गया है, वहाँ पे इसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? यह सभी प्रकार के बचत का योग को छोड़कर अन्य सभी से किया जाता है, मतलब सभी प्रकार के निर्यातों का योग, सभी प्रकार के व्ययों का योग और सभी प्रकार के आय का योग करके हम ये कर सकते हैं। सभी प्रकार के बचत का योग करके, 1 मिनट इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। हाँ सही है, इसको छोड़कर हम इन तरीकों से राष्ट्रीय आय का परिचालन कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा क्या होता है, जो सभी प्रकार के आय का योग होता है, सभी प्रकार के निर्यात का योग या सभी प्रकार के व्यय का योग। निर्यात और व्यय एक ही हुआ, जब हम निर्यात करते हैं तो वो व्यय आयात करते हैं तो वो व्यय होता है। तो इस तीनों को जोड़कर हम इनकम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ये होता है आपका लॉटरी जीतना, इसको शामिल नहीं किया जाता है। जबकि मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण में किया गया सरकारी व्यय, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये सब जहाँ भी बैंक में पैसा आ रहा है या फिर जहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं वो सब क्या होता है? राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। लॉटरी जितना शामिल नहीं होता है। पर याद रखिएगा, जैसे अब KBC है, ठीक ना, तो KBC पैसे का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर सरकार को टैक्स भी जाता है, पर वो राष्ट्रीय इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय से किसको भाग देंगे? तो ये कॉमन सा प्रश्न है, कुल जनसंख्या से भाग देंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास 10 रुपया है, ठीक ना, 10 रुपया है और 5 लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं, तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? तो टोटल रुपीज़ में से क्या करते हैं, टोटल व्यक्ति को डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर निकलेगा एक आदमी को 20 रुपया मिल रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या होता है, जैसे देश की आबादी है 100 रुपया और देश में कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, इसको हम काटेंगे तो एक लोग का इनकम कितना हो गया? 5 रुपया। तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या होता है, राष्ट्र का जो कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या से डिवाइड दे देंगे। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। किसी भी देश का इनकम मापने के लिए लाइफ वहाँ पर कैसा चल रहा है इसको मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है पर व्यक्ति आय मापना, पर कैपिटा इनकम। जो सबसे अधिक किसका है? लग्जम वर्ग का। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो ये यहाँ पे सही है। आंसर क्या बनेगा? डी। देखो इकोनॉमिक्स में जब हम लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे यानी तो एक नोट बना के हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम में और क्लियर होगा। उस वीडियो का आप जरूर देखना, थोड़ा लेट आएगा, मीन्स लॉकडाउन के बाद ही आ पाएगा वो, तो और आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर होगा। आगे प्रश्न है हमारा, अमीरों की तुलना में
गरीब बचत करते हैं अमीरों की तुलना में गरीबों का बचत क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से, क्योंकि उसका इनकम ही कम होता है तो बचत भी वो क्या करेगा, कम करेगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही क्रम आपको लगाना है। मीन सकल घरेलू उत्पाद मीन जीडीपी में सबसे अधिक किसका योगदान है, फिर उससे कम किसका है और उससे कम किसका है। सबसे अधिक है सेवा का, उसके बाद उद्योग और उसके बाद कृषि। मीन सबसे अधिक तृतीय क्षेत्रक, फिर द्वितीय क्षेत्रक और फिर प्राइमरी सेक्टर। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा। भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के प्रकलन के लिए वर्तमान का आधार वर्ष क्या है। तो यह भी बहुत बार जिक्र हो चुका है, 2011-12 वर्तमान का क्या है, आधार वर्ष है। फिर 21-22 में हो जाएगा जनगणना, तब फिर 21-22 का जिक्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जीडीपी को सर्वाधिक योगदान करता है, तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र आंसर क्या होगा, सी। पर याद रखना, अगर इसी प्रश्न में ये आएगा कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। कितना पढ़े थे, 56%। 56%। आगे प्रश्न है, जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। तो यह एक वर्ष में किसी देश के सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं व दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। याद रखिएगा, देश की सीमाओं के अंदर, ठीक ना, ये टर्म याद रखना है। तो बस यहाँ पे एक ही सही है, इसलिए हम एक ही पढ़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर निवल राष्ट्रीय उत्पाद घटा देंगे तो क्या हुआ, मूल्यह्रास के बराबर हुआ। मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, कितना हमने खर्चा कर दिया, कितना हमने माइनस कर दिया, ठीक ना, यही होता है मूल्यह्रास। आंसर यहाँ पे ए होगा। और माइनस करने के बाद जो निकलता है, ठीक ना, वो हमारा क्या होता है, नेट मार्जिन होता है। अच्छा, मूल्यह्रास से यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अगर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक हो जाएगा तब वो क्या होगा, मूल्यह्रास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन का विधि, फिर से रिपीट करते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। मीन्स राष्ट्रीय आय को इसमें से किसके थ्रू नहीं मापा जा सकता है। ऐसे प्रश्न और भी आ चुका है, निवेश विधि से हम कितना निवेश करते हैं उससे नहीं माप सकते हैं। किस किस से माप सकते हैं, मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि से। आंसर यहाँ पे आपका सी था। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। इसमें से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, तो मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, जबकि व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति, ये सब इसमें था। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से, नेशनल नेट प्रॉफिट होता है, में से किसे घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से हम क्या घटाएंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। आंसर यहाँ पे ए है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से किसको माइनस कर देंगे, तो ह्रास को, जो हमारा लॉस हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, एनएनपी होगा। मतलब समझो, एनएनपी मतलब हुआ किसी कंट्री का नेट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ। आप ही समझो ना कि आप 100 रुपया कमा रहे हो, हम बोल रहे हैं कि आपको बचत कितना हुआ ये हमको बताओ, तो 100 रुपया में से आपने 80 रुपया खर्चा कर दिया, तो जो खर्चा किया वही माइनस करोगे नेट प्रॉफिट बताने के लिए। तो वही क्या है, जो इनकम है उसमें से ह्रास को माइनस कर दिया, तो वो आपका क्या निकल गया, एनएनपी निकल गया। यहाँ पे वही प्रश्न दे दिया कि ये नेशनल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला किसका हो गया, एनएनपी का, एनएनपी का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी सॉरी में से ह्रास करेंगे तो क्या होगा, एनएनपी। ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखना। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है। एनएनपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते को हम घटा देंगे। आंसर डी हुआ। ऐसे ही 3 प्रश्न आ गए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, ये कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि द्वारा। प्रति व्यक्ति की आय के वृद्धि द्वारा हम आर्थिक विकास को
मापने का सबसे अच्छा तरीका है या उसके थ्रू मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? ये किसका हिस्सा होगा? भारत का हिस्सा होगा। याद रखना, जैसे भारतीय मछुआरा मछली पकड़ेगा तो ये मान लो हम कोस्टल एरिया बना दिए, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऐसा कहा गया है, अभी थोड़ा हमको डाउट है कि 20 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, शायद 20 किलोमीटर ही होगा, ठीक ना। तो 20 किलोमीटर तक का जो पानी का एरिया होता है ये भारत के क्षेत्र में आता है। ये हमारा क्या हो गया? भारत का भूमि हो गया। और ऊपर पढ़े हैं कि भारत के भूमि के अंतर्गत अगर कोई भी व्यापार होगा तो उसको जीडीपी में या जीएनपी में शामिल किया जाएगा। तो अगर भारत का मछुआरा मछली पकड़ रहा है तो वो इसी रीजन में पकड़ेगा, तो वो क्या होगा? हमारे जीडीपी में आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर हमारा क्या होगा? सी, भारत में आएगा। राष्ट्रीय आय आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि किराया, पेंशन, मिश्रित आय, इस सबको इसमें कैलकुलेट किया जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना होता है। इसमें आंसर अपना क्या बनेगा? ए बनेगा। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसमें से किसका मुद्रा मूल्य है? तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अंतिम वस्तुओं का मतलब ये होता है जैसे कोई भी वस्तु बन रहा है, जैसे मान लो एक कार बना रहे हैं तो टायर आएगा, उसका इंजन आएगा, फिर बहुत सारा सामान आएगा उसमें। तो अंतिम वस्तु कब बना? जब वो गाड़ी बन के तैयार हो गया, तो उसका जो मूल्य होगा उसको ऐड किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक ना। आंसर अपना क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होता है? उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें हम मूल्यह्रास व्यय नहीं शामिल करते हैं, मीन्स मूल्यह्रास जो हुआ उसको शामिल नहीं किया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ये क्या होगा? टर्सरी सेक्टर मीन्स सेवा क्षेत्र। आंसर अपना क्या है? सी। तो टोटल मैंने 54 प्रश्न कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।